अब तक के वीडियोस में हमने बात की है कि इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगी, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने जनता पर कैसे अत्याचार किए और इमरजेंसी के दौरान मीडिया, विपक्ष, बुद्धिजीवी वर्ग तथा जनता के एक बड़े हिस्से ने कैसे इमरजेंसी का विरोध किया। आज हम ये जानेंगे कि भारत में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी इंपोज करना एक नई घटना जरूर थी, लेकिन तानाशाही की यह मानसिकता कोई नई बात नहीं थी। दरअसल नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक व्यवहार में हमेशा यह मानसिकता छिपी रही है। इमरजेंसी ने तो बस उसका पर्दा गिरा दिया था। आजादी से लेकर आज तक भारत की सत्ता पर लंबे समय तक सिर्फ एक परिवार का कब्जा रहा और वह परिवार स्वभाव से ही एक डिक्टेटर रहा है। डिक्टेटर यह वर्ड सुनकर हम सब के जहन में हिटलर, स्टालिन और माओ त्से तुंग जैसे लोगों का चेहरा आता है। ये सभी लोग घोषित रूप से तानाशाह थे। इन लोगों ने अपने विरोधियों को मारा, उनका जेनोसाइड करवाया, इसलिए इनकी तरफ हमारा ध्यान ऑब्वियसली चला जाता है। लेकिन आमतौर पर हमारा ध्यान उन तानाशाहों पर नहीं जाता जो लोकतंत्र की छांव में उपजे। वैसे तो तानाशाह चाहे लोकतंत्र के हों या फिर किसी और के, उनके गुण लगभग एक जैसे ही होते हैं। तानाशाहों को अपनी तारीफ पसंद होती है, वो खुद को राज्य और अपने शब्दों को कानून बताते हैं। तानाशाहों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे जनता को गाजर मूली की तरह समझते हैं। जनता उनके लिए साध्य नहीं बल्कि साधन होती है, अपने उद्देश्यों तक पहुंचने का एक साधन। असल में तानाशाही की बुनियाद किसी भी देश में तब रखी जाती है जब कोई यह मान ले कि उसके विचार देश के इंटरेस्ट से भी ऊपर है। यदि हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद से ही हमें भारत में एक इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप दिखने लगी थी। आज़ादी मिलने के बाद हम सब ने अपने अपने सपनों के भारत की कल्पना की थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उस स्वप्न का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में गया जिन्होंने इस देश में अघोषित तानाशाही की नींव रख दी। हालांकि वैसे तो नेहरू की छवि बड़ी विचारशील राजनेता की थी, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस से लेकर सरकार तक हर जगह एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था जहां वो ही सब कुछ थे। आप सोचिए, जिस पार्टी में कई बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उस पार्टी में भी सिर्फ एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा बन चुका था। हालात ऐसे थे कि नेहरू की आलोचना करना राष्ट्र की आलोचना करने जैसा बना दिया गया था। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो उनका पहला संविधान संशोधन था वो अपने नागरिकों के बोलने के अधिकार की रक्षा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहरू के नेतृत्व में मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में पहला संविधान संशोधन ही बोलने के अधिकार पर अंकुश लगाता है। एक तानाशाह की सबसे बड़ी कोशिश ही यही होती है कि लोग क्या बोले और कितना बोले यह तानाशाह खुद तय करे। नेहरू ने पहले संविधान संशोधन के तहत यही इंश्योर किया था। नेहरू की तानाशाही के यूं तो कई उदाहरण हैं, लेकिन एक घटना का जिक्र यहां पर जरूरी है। 1951 में प्रसिद्ध कवि मजरूह सुल्तानपुरी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवा लिया गया था क्योंकि उन्होंने नेहरू की तुलना हिटलर से कर दी थी। यह कितनी बड़ी आयरनी है कि प्रधानमंत्री मोदी को न जाने कितनी गालियां दी जाती हैं, न जाने कितनी बार हिटलर से भी बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति मोदी को गाली देने के आरोप में गिरफ्तार नहीं हुआ। मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग, डिक्टेटर कहने वाले लोग ये बातें शायद भूल जाते हैं। बहरहाल, नेहरू घोषित रूप से तानाशाह भले नहीं थे, लेकिन उनकी हर शैली में तानाशाही की झलक थी। नेहरू के समय से ही भारत में तानाशाही की पहली ईंट रख दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की तानाशाही के बारे में तो बात ही क्या की जाए। वही तो इस गांधी नेहरू परिवार रूपी गुप्त वंश की समुद्रगुप्त थी। उन्होंने ही तो इस तानाशाही को नई ऊंचाइयां दी, इसलिए उनके बारे में तो खैर सबको पता है। लेकिन जब तानाशाहों की बात चल रही है तो उनके बेटे संजय गांधी का जिक्र यहां पर जरूरी है। यह पूरा देश जानता है कि इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ वह इंदिरा गांधी की सहमति पर संजय गांधी के इशारे से हुआ। संजय गांधी ने उस दौरान इतनी तानाशाही दिखाई जिसका वर्णन करते करते इतिहासकारों की कलमें घिस गईं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी इस चीज को मॉनिटर करते थे कि मीडिया में कौन सी चीजें जाएंगी और कौन सी चीजें नहीं जाएंगी। उस समय देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, वही गुजराल जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। एक दिन की बात है कि संजय गांधी ने गुजराल को मिलने के लिए बुलाया। संजय गांधी ना तो प्रधानमंत्री थे और न ही कोई सीनियर लीडर थे, लेकिन प्रधानमंत्री के बेटे थे, तो इस हैसियत से उन्होंने गुजराल को बुलाया और गुजराल को जाना भी पड़ा। संजय गांधी ने इंद्र कुमार गुजराल से कहा कि आप ऑल इंडिया रेडियो को सही से हैंडल नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो आजकल इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई खबरें कम सुना रहा है, तो आज के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर जो भी न्यूज सुनाई जाएगी वह पहले आप मुझे भेजेंगे। गुजराल को संजय गांधी का यह टोन पसंद नहीं आया। उन्होंने संजय गांधी से कहा कि आप मेरे बेटे की उम्र के हैं, इसलिए अगर बात करनी है तो थोड़ा पोलाइटली तरीके से करिए, और दूसरी बात यह कि मैं इंदिरा गांधी का मंत्री हूं, आपका नहीं।
अगले दिन वही हुआ जो होना था। गुजराल से उनका मंत्रालय छीन लिया गया और उन्हें योजना आयोग में भेज दिया गया। ऐसी अनेक कहानियां हैं जो संजय गांधी की तानाशाही को बताती हैं। दुर्भाग्य यह रहा कि देश पर उनकी तानाशाही उनकी मृत्यु तक चलती रही। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में जो हुआ वह एक नरसंहार था। सिखों को खुलेआम मारा गया, जलाया गया, उनके घर लूटे गए। और राजीव गांधी ने उस त्रासदी पर क्या कहा? लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। राजीव गांधी का यह कथन उनकी तानाशाही मानसिकता को दिखाता है। बहुत पहले मैंने एक शेर सुना था कि लगा कर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है। राजीव गांधी के समय में यही हुआ था। उनकी मौन सहमति पर सिखों का नरसंहार हुआ। उनकी सरकार ने उन दंगों के दोषियों को बचाया, दोषियों को टिकट तक दिए। यह खुलेआम तानाशाही थी जिसमें भारत के लोगों को गिनी पिग्स के रूप में एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया गया। राजीव गांधी की तानाशाही के और भी कई सारे उदाहरण हैं। शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तो उस समय राजीव गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट के इस देश की मुस्लिम महिलाओं को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा तो राजीव गांधी पोस्ट ऑफिस बिल लेकर भी आए थे, जिसके अंतर्गत सरकार की हर लेटर और मेल्स तक पहुंच थी। वो तो सौभाग्य था इस देश का कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर वीटो लगा दिया, नहीं तो राजीव गांधी तो पूरी तरह से लोगों के दिमाग तक में घुसने की तैयारी कर चुके थे। गांधी परिवार की तानाशाही को एक नए रूप में सोनिया गांधी के समय देखा गया। सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बनी तो उनके कुछ चाटुकार मीडिया संस्थानों ने इसे बलिदान कहा, लेकिन सच यह है कि उन्होंने बलिदान नहीं दिया, बल्कि तानाशाही का एक नया मॉडल गढ़ा, जिसमें सत्ता के सारे निर्णय उन्होंने किए, लेकिन जवाबदेही किसी और पे गई। उस दौरान देश में बन रहे किसी भी कानून पर आखिरी निर्णय संसद में नहीं बल्कि 10 जनपथ में होता था। एक तानाशाह के लिए इससे बेहतर भला क्या हो सकता है, जहां उसके पास जवाबदेही कुछ नहीं है लेकिन अधिकार असीमित मात्रा में है। सोनिया गांधी सरकार में भले ही नहीं थी, लेकिन पूरी सरकार उनकी मर्जी से चल रही थी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री भले नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री उनकी सलाह पर चल रहे थे। सोनिया गांधी किसी फैसले पर सिग्नेचर भले ही नहीं करती थी, लेकिन हर फैसले की जननी वही थी। और आज जो गांधी परिवार की स्थिति है, उसमें भी तानाशाही का यह भाव पीछे नहीं छूटा है। कांग्रेस के युवराज आज जो सुविधाएं भोगते हैं, वह तो मध्यकालीन राजाओं के पास भी नहीं हुआ करती थी। पार्टी के भीतर कोई उनकी आलोचना नहीं करता, मीडिया का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। पूरी कांग्रेस इतनी असफलताओं के बाद भी उन्हें अपना नेता मानती है। जो लोग राहुल गांधी से मिलने जाते हैं उन्हें पता होगा कि इतना प्रोटोकॉल तो शायद प्रधानमंत्री का भी नहीं है जितना बड़ा प्रोटोकॉल उनका है। जब प्रोटोकॉल की बात हो ही रही है तो मैं ये भी बताना यहाँ पर जरूरी समझता हूँ कि लोकसभा में 2017 में तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि राहुल गांधी ने 2014 से लेकर 2017 तक सिर्फ 3 साल के अंदर 100 बार से भी अधिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ा था। यह अहंकार ही तो है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कौन होती है जिन्हें मैं कुछ बताऊं। अहंकार और दूसरों को छोटा समझने का भाव राहुल गांधी को विरासत में मिला है। तभी तो वो मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा कैबिनेट में मंजूर किए गए अध्यादेश को मीडिया के सामने फाड़ देते हैं, ताकि यह मैसेज भेजा जा सके कि यहां मालिक कौन है और गुलाम कौन है। राहुल गांधी घोषित तानाशाह भले ही नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता, कांग्रेस पर उनका कंट्रोल और जवाबदेही से बचाव, ये सभी उसी तानाशाही डीएनए का हिस्सा हैं जो नेहरू से शुरू होकर इंदिरा, संजय, राजीव और सोनिया से होते हुए राहुल गांधी तक आती है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि इतिहास उनको याद रखता है जिन्होंने अपने पूर्वजों की लेगेसी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो। वैसे तो यह कहावत बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन तानाशाही की लेगेसी देने वाले गांधी परिवार की विरासत को राहुल गांधी वाकई में ऊंचाइयों पर ले गए हैं। इतिहास कम से कम इस वजह से तो उन्हें जरूर याद रखेगा।